अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं बच्चों? आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। न्यूक्लियर फिज़िक्स बच्चों फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के साथ, इट्स डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मींस न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इनके वेरियस न्यूक्लियर फिनोमेना जो हैं, जो इनके साथ एसोसिएट करते हैं, इनकी जो स्टडी है बेटा वो किस में आती है? सारी की सारी न्यूक्लियर फिज़िक्स में आती है। तो चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है बेटा 460 से 370, मतलब कबल मसीह। डेमोक्रिटस नामी साइंटिस्ट तो नहीं था, फिलोसफर था। इसने सबसे पहले एटोमोस का कंसेप्ट दिया। एटोमोस मींस उसने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, बिलाखिर हम एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे, एक ऐसे ज़र्रे पे पहुंचेंगे जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। उस इनडिविजिबल पार्टिकल को उसने एटोमोस का नाम दिया। और इसी के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए जॉन डाल्टन ने 1808 में एटम का कंसेप्ट पेश किया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी डिस्क्रीट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिससे वो मिलकर बना है। उसको उसने पहली दफ़ा वर्ड एटम का वर्ड वहाँ पर यूज़ किया, एटम का नाम दिया। और तब तक यही बात समझी जाती थी कि एटम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज़ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल वो होते हैं जिनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 1896 में हेनरी बैकरल ने किसको इन्वेंट किया बेटा? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। रेडियो एक्टिविटी को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। ये जब हम रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसने किस तरह रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। रेडियो एक्टिविटी में क्या था? बेसिक 3 किस्म की रेडिएशन निकल रही थी, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, और वो एटम के अंदर से आ रही थी, न्यूक्लियस के अंदर से। तो इसका मतलब यह है कि एटम जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। और उसके 1 साल बाद ही जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया। और जो एटम का एलिमेंट्री कंसेप्ट था कि एटम एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि देखें ना, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाए जाते हैं, इसका मतलब एटम को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। और फिर इसी रेडियो एक्टिविटी, जो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था 1896 में, 3 किस्म के उसने रेडिएशन जो थी वो रेडियो एक्टिविटी में पाई जा रही थी, अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गैमा रेडिएशन। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अपना मशहूर ज़माना एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। और उसमें उसने क्या किया बेटा? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने उसने ली एक गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने बम्बार्ड किए फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे गुजर गए उस गोल्ड फॉइल में से। तो उसने कहा कि जो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए हैं, इसका मतलब ये है कि 99.9% ऑफ एटम इज़ एम्प्टी, खाली है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि किसी ख़ास एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऊपर की तरफ निकल गए, कुछ नीचे की तरफ निकल गए। तो उसने कहा कि ये जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये किसी ऐसी चीज़ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन की वजह से ये किसी खास एंगल पे क्या हो गए हैं? डिफ्लेक्ट हो गए हैं। और उनमें से इक्का दुक्का जो पार्टिकल थे वो टकरा के बिल्कुल फ़ौरन वापस आ गए। तो उसने कहा कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल टकरा के वापस आए हैं, इसका मतलब ये किसी ऐसी चीज़ से टकराए हैं जो बड़ी डेंस है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो उस डेंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उसने किसका नाम दिया बेटा? न्यूक्लियस का नाम दिया। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1911 में हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करते हैं जी हिस्ट्री को। फिर 1919 में ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बेटा डिस्कवर किए प्रोटॉन्स। और 1990 तक ये बात समझी जाती रही कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और प्रोटॉन्स है। और बाद में ये बात भी सामने आई कि जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, असल में ये इसका अपना चार्ज नहीं है, वो प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से है। प्रोटॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन 1919 में जब प्रोटॉन दरियाफ्त हुए, तो अगर हम सिर्फ ये बात मान लें, रदरफोर्ड ने ये बात कही कि अगर हम ये सिर्फ बात मान लें कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके अगर मैसेज को जमा करें तो एटम का मैस पूरा नहीं हो रहा था। बात समझ आ रही है?
चार्ज तो बुरा हो रहा था कि जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिकली एटॉमिक न्यूट्रल है। लेकिन इनका मैस पूरा नहीं हो रहा था, तो उसने एक प्रिडिक्शन की, रदरफोर्ड ने 1919 में ही प्रिडिक्शन कर दी कि मुस्तकबिल करीब में एक ऐसा पार्टिकल इन्वेंट होगा, ऐसा पार्टिकल डिस्कवर होगा जिसके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन उसका जो मैस है वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस का क्या होगा बेटा, बराबर होगा, इक्वल होगा। और उसने उसका नाम भी सजेस्ट कर दिया न्यूट्रॉन्स। और हम जानते हैं कि उसके तकरीबन 13 साल बाद ही 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे एक्सटेंड करते हैं। बाय यूजिंग न्यूट्रॉन्स, दो जर्मन साइंटिस्ट थे बेटा 1939 में, बाय यूजिंग न्यूट्रॉन्स ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने क्या किया बेटा, फिशन को डिस्कवर किया। उन्होंने न्यूट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए यूरेनियम की 1939 में पहली दफ़ा सक्सेसफुल फिशन करवाई। और हम जानते हैं कि उसके 6 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी हो गया 1945 में। खैर, तो चलते हैं दोबारा फिर एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर वापस 1911 की स्टडी पे। तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है बेटा, एटॉमिक न्यूक्लियस पाया जाता है जी, न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में पाया जाता है। एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत छोटा है और वेरी डेंस है। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट से हमें बातें पता चली। और जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स। और एक दूसरी बात यह है कि जो एटम का 99.9% मैस है वो किस में कॉन्सेंट्रेट करता है बेटा, न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट करता है। अगला पॉइंट है कि जो एटम है वो 10⁵ टाइम्स बिगर है देन न्यूक्लियस। इसका मतलब ये कि अगर एटम, ये इतना बड़ा एटम है, ये भी मैं छोटा ही बना रहा हूँ, तो इसके बिल्कुल सेंटर में ये होगा न्यूक्लियस। इतना छोटा सा पार्टिकल है लेकिन इस डेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे एटम का मैस जो है, ये पीछे हमने बात की है, वो 99.9% ऑफ मैस ऑफ एटम इस छोटे से डेंस पार्टिकल में एग्जिस्ट करता है। बाकी सारा एरिया जो है वो क्या है, खाली है, बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है इसके। अच्छा, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी हम न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे उसका मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स की भी और न्यूट्रॉन्स की भी, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। और अभी भी मैंने बात की है कि जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर जो हैं वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकली जो एटम है वो न्यूट्रल है। तो ज़रा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियॉन्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन माइनस में है। जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, जो कि 1836 टाइम्स ग्रेटर है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब आप 1836 इलेक्ट्रॉन को जमा करें तो एक प्रोटॉन का मैस बनता है। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है, जैसे कि पहले बात हुई है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनका जो मैस है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा है मैस एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। नियरली इक्वल ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। न्यूट्रॉन का मैस है जी 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो बेटा जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और इनके अंदर आगे हम क्वार्क्स थ्योरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एंड वाला टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे कि इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनसे मिलकर ये दोनों पार्टिकल्स बनते हैं, उनको हम क्वार्क्स कहते हैं। तो उनके मैसेज इनसे भी मज़ीद छोटे होंगे। तो बेटा अगर हम न्यूक्लियस के इन इंग्रेडिएंट्स के मैसेज की बात करें तो, और अगर इनके मैसेज को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये बड़ा अजीब और मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना अगर हम इनको किलोग्राम से मेजर करें। तो फिर इन एटम्स एटॉमिक मैसेज को या न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं इनके मैसेज को मेजर करने के लिए हम एक नया यूनिट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मैस स्केल। एक नया स्केल निकालते हैं और ये केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ के आए हैं
केमिस्ट्री चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर के एटॉमिक मास यूनिट, इसको उन्होंने AMU का नाम दिया था, लेकिन फिजिक्स में हम इसको कहेंगे यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास एक ही बात है, सेम वही चीज़ है, बस नाम में फ़र्क है। यूनिफाइड मास यू, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इसकी डेफिनेशन क्या है कि 1 AMU और 1 यूनिफाइड मास 1U इज़ एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा जो है वो 1 यूनिफाइड मास के बराबर होगा। एक कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो बेटा कार्बन एटम की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि एक मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन मास 12 ग्राम। ये मोल का कंसेप्ट और ग्राम का कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर 1 में ही, फर्स्ट ईयर में। इस तरह उधर आपने ये भी पढ़ा है कि एक मोल कार्बन 12 ग्राम है, एक मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम है, एक मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम है, वगैरह वगैरह। खैर, और हमने ये भी उधर पढ़ा था कि एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वज़न है वो 12 ग्राम है। ठीक है, तो 12 को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 12 इंटू 10⁻⁻ क्या आएगा? -3 किलोग्राम। हमें चाहिए 1 कार्बन एटम। ठीक है, 1 कार्बन एटम चाहिए। तो ये तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो अगर इसको मैं इधर ला के डिवाइड करवा दूँ तो रह जाएगा एक एटम। तो फिर 1 एटम का मास क्या आएगा बेटा? 1 एटम का मास आएगा 12 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, किलोग्राम, डिवाइड बाय आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया हमारे पास 1 एटम का मास। तो इसको ज़रा हम आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो बच्चों 1 एटम का मास किसके बराबर है जी? 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। ये अभी हमने निकाला एक एटम कार्बन के एक एटम का मास। खैर, तो डेफिनेशन क्या थी? अगर हम डेफिनेशन पे दोबारा गौर करें, डेफिनेशन क्या है बेटा? 1 कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा 1/12। तो बेटा हम क्या करते हैं, उस एक एटम के मास को क्या करते हैं? 12 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो वो क्या आएगा? इस पूरे मास को 12 में डिवाइड कर दें तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय वो बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएं -26 हो जाएगा, और 1 को 6.02 पे डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये बेटा आ जाएगा 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये किसके बराबर है? देखो ये है जी 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये तो यूनिफाइड मास बन गया। इसका मतलब ये है कि 1U हमारे पास किसके बराबर आ गया जी? 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो बेटा अगर हम इनके जो पीछे हमने बात की थी कि प्रोटॉन का मास है जी 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अगर हम इनको यूनिफाइड मास में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम बेटा ये जो प्रोटॉन का मास है इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा इन यूनिफाइड मास, और न्यूट्रॉन के मास को इस यूनिफाइड मास पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा यूनिफाइड मासेस के केस में। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे वी विल गेट, हम क्या हासिल करेंगे? हम हासिल करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा बेटा 1.0072776U, दिस इज़ मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा 1.0086665U। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 0.00055U अप टू सोन। तो
तो अगर आप अपने चैप्टर नंबर 21 के टेबल में देखें, पहला ही टेबल है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा, उस टेबल में मुख्तलफ न्यूक्लियाइज के या एलिमेंट्स के यूनिफाइड मैसेज दिए गए हैं। तो वो जो टेबल है बेटा वो MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हम इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उन न्यूमेरिकल्स में जब हमने मैच्ड इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी आगे हमने एक टॉपिक पढ़ना है उसको देखेंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये भी और आगे और एलिमेंट्स भी हैं, वो टेबल में की वैल्यूज़ हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। बाज़ औक़ात तो वो एग्जामिनर नहीं भी देता क्वेश्चन में, उनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो वो टेबल जो है वो आप लोगों ने उसको तैयार करना है। तो ये तो बात होगी बेटा हमारे पास यूनिफाइड मैसेज की। इसी तरह अगर हम बात करें, बात हो रही थी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूक्लियस में कुछ टर्म्स हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिनमें सबसे पहले टर्म आती है एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं, और किसी भी न्यूक्लियस या एटम में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिटरमिन करते हैं उसका एटॉमिक नंबर। और अगर मैं बात करूँ मैस नंबर की, तो मैस नंबर को बेटा हम ए से डिनोट करते हैं। तो मैस नंबर में क्या होता है? मैस नंबर में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमने किसी भी एलिमेंट को शो करना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है कि हम उसका पहले सिंबल लिखेंगे x, यहाँ पर लिख लेते हैं जी सिंबल x, ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर a, और नीचे क्या आएगा बेटा? z आएगा इधर, ठीक है। ये जो a है, ये a क्या शो करेगा? a विल शो मैस नंबर, ठीक है, एंड z विल शो चार्ज नंबर, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल ले लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे एग्जांपल हम ले लेते हैं जी यूरेनियम की। यूरेनियम का सिंबल होता है बेटा U। यूरेनियम को हम U से डिनोट करते हैं। यूरेनियम होता है जी 92, 238। इसका मतलब क्या है कि यूरेनियम जो है इसमें 92 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं एंड 238 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर हमने न्यूट्रॉन्स निकालने तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए ऊपर फार्मूला मैंने बताया हुआ आपको कि जो A है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमने सिर्फ न्यूट्रॉन निकालने तो जी तरह क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम A में से जी को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको यूरेनियम गिवन है या कोई भी एलिमेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे? सिंपल, दिस इज़ A एंड दिस इज़ जी। तो A में से जी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 92 प्रोटॉन्स तो हमें पता चल रहे हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स नहीं पता चल रहे। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं जी, फार्मूला लगाएं, n इज इक्वल टू A माइनस जी। तो n इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है बेटा? 238, जी की वैल्यू क्या है? 92। तो n इज इक्वल टू जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यू विल गेट 146। तो इसका मतलब यूरेनियम में 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसी तरह बाकी भी जो एग्जाम्पल्स है वो आप इसको देख सकते हैं। फिर बात आती है बेटा आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या हैं? मैट्रिक में भी हमने इनको पढ़ा है लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं। आइसोटॉप्स बेटा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, किसी भी एक सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर हो मतलब जी सेम हो, लेकिन मैस नंबर क्या हो बेटा? डिफरेंट हो। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है। देखो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। या फिर देखें अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, किसी भी एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करती है। तो अगर हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम्स है और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होगी। लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से, उनके मैसेज डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी बेटा? डिफरेंट होंगी। तो तीसरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसे एटम्स जिनके
जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो दोबारा फिर देख लें जी कि ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मैस नंबर डिफरेंट हो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा एग्जांपल में आता है जी, सबसे पहली एग्जांपल आती है इसकी हीलियम की। हीलियम के दो आइसोटॉप्स हैं बेटा, सिंपल। एक है जी हीलियम 23 और एक है हीलियम 24। और अगर आप गौर करें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में दो दो ही हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर हैं देखें, 3 में से 2 माइनस करें तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है, 4 में से 2 माइनस करें इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। या फिर दूसरी चीज़ देख लें, जो पहली डेफिनेशन थी हमारी, एटॉमिक नंबर सेम है और मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है। और इसी तरह हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन। वी नो दैट हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। हाँ जी, इट हैज़ 3 आइसोटॉप, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। नंबर 1 इज प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूट्रियम एंड नंबर 3 इज ट्रिटियम। प्रोटियम में बेटा देखें, एक हमारे पास है प्रोटॉन और एक ही उसका मैस नंबर है। अच्छा, प्रोटियम में क्या है बेटा, एक प्रोटॉन, ड्यूट्रियम में भी एक प्रोटॉन, ट्रिटियम में भी एक प्रोटॉन, मतलब इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन इनके मैस नंबर में डिफरेंस है बेटा। प्रोटियम का मैस नंबर 1 है, 2 है, 3 है। देखें प्रोटियम में न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। एमसीक्यू भी आती है कि प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ प्रोटियम की, तो ये है न्यूक्लियस प्रोटियम का और ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो प्रोटियम में देखें सब में एक एक ही प्रोटॉन है, तो यहाँ इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ड्यूट्रियम में क्या होगा बेटा, ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो मैस नंबर 2 है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और ट्रिटियम में क्या है बेटा, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है बट 2 न्यूट्रॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक न्यूट्रॉन कैसे जी, 2 - 1 करें तो एक न्यूट्रॉन, 3 - 1 करें तो 2 न्यूट्रॉन। तो ये था हमारे पास बेटा आइसोटॉप्स का कंसेप्ट। फिर 2 टर्म्स जो हैं वो भी देख लें, ये आपके आगे भी काम आएंगी। इनमें आती हैं जी आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटॉप की तरह ये 2 टर्म्स भी जो है उससे रिलेट करती हैं। देखिए आइसोटॉप में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। तो आइसोबार में क्या होगा, सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब मैस नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो बेटा अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, जिंक और मोलिब्डेनम, इनकी अगर आप गौर करें मैस नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 30 है और इसका क्या है 42। या फिर दूसरी एग्जांपल क्या है जी, थोरियम 90 234, प्रोटेक्टेनियम 91 234, यूरेनियम 92 234। तो 234 234 234 ये बेटा इनका क्या है, सेम है, मैस नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर 19 91 एंड 92 ये क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह अगर बात करें हम आइसोटोन्स की, तो आइसोटोन्स में क्या होगा, देखें इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर ना आपने आइसो का मतलब होता है सेम, टोन्स में ये n पे गौर करें, अगर इधर n आ रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, अगर यहाँ इधर p आ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। तो आइसोटॉप्स में p आ रहा है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और आइसोटोन्स में n आ रहा है तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। बारीक समझ आ रही बेटा, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आएंगे जी, एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल है जी, ट्रिटियम और हीलियम आर आइसोटोन्स। कैसे, गौर करें जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं बेटा, 3 - 1 करें तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है, इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 - 2 करें इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है बेटा, आइसोटोन्स हैं। इस तरह हम ऑक्सीजन और कार्बन की मिसाल भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 - 8 करें तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है, और कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 - 6 करें तो इसमें भी कितने बेटा, 8 न्यूट्रॉन है। तो ये था हमारे पास आइसोटोन का कंसेप्ट। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक में कि पीछे मैंने जैसे कि आपको आइसोटॉप का बताया है
कि आइसोटोप्स क्या हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेटा डिफरेंट है। तो फिर हम आइसोटोप्स को बाय यूजिंग केमिकल मेथड एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर हमें आइसोटोप्स को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम केमिकल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है। तो फिर इनको अलग करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मतलब फिज़िकल मेथड को यूज़ करेंगे। और वो फिज़िकल मेथड क्या है, वो है जी मास स्पेक्ट्रोग्राफ। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।